बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। BSN फर्स्ट ईयर। आज जो चीज़ मैं आप लोगों को पढ़ाने लगा हूँ वो है बैक्टीरिया की ग्रोथ के हवाले से कि बैक्टीरिया की ग्रोथ कैसे होती है। ठीक है, कौन कौन सी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सबसे पहले ग्रोथ साइकिल। बैक्टीरिया जो है रिप्रोड्यूस करता है बाय बाइनरी फिशन, अ प्रोसेस बाय विच वन पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड कर देता है टू प्रोजेनी सेल्स के अंदर। ठीक है, बिकॉज वन सेल गिव राइज टू टू प्रोजेनी सेल, बैक्टीरिया आर सेट टू अंडरगो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल मतलब 1 से 2, फिर वो जो 2 हैं फिर उससे 4 बनेंगे, फिर 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, मतलब इस तरह जो है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ करता चला जाएगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग रिलेशनशिप। देखें, अगर एक सेल है, जब उसके अंदर एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हुई तो वो उससे 2 होंगे, 2 से फिर ये 4 होते हैं, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह ये बढ़ते चले जाते हैं। अब देखें, डबलिंग टाइम ऑफ बैक्टीरिया जो है रेंजेस फ्रॉम एज लिटल एज 20 मिनट्स फॉर एस्क्रिशिया कोलाई। मतलब ये एस्क्रिशिया कोलाई के लिए इसका जो डबलिंग टाइम है, जनरेशन टाइम जो है वो है 20 मिनट्स। ठीक है, एज लॉन्ग मतलब 18 आवर्स फॉर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम के लिए 18 आवर्स होता है। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड शॉर्ट डबलिंग टाइम ऑफ सम ऑर्गेनिज्म रिजल्ट इन रैपिड प्रोडक्शन ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ द बैक्टीरिया। ठीक है, तो वो कह रहा है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो होती है और उसका जो शॉर्ट डबलिंग टाइम है, इससे क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल हैं बैक्टीरिया को बहुत ज़्यादा नंबर के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल 1 इकोलाई ऑर्गेनिज्म विल प्रोड्यूस ओवर 1000 प्रोजेनी। मतलब एक इकोलाई अगर है ना तो वो 3 घंटे में 1000 इकोलाई बन जाएंगे और तकरीबन 10 लाख हो जाएंगे 7 घंटे में। द डबलिंग टाइम वेरीज नॉट ओनली विद द स्पीशीज़। अब ये जो डबलिंग टाइम है ना सिर्फ ये स्पीशीज़ टू स्पीशी वेरी करता है बट आल्सो विद द अमाउंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स के वहाँ पर कितने न्यूट्रिएंट्स हैं, टेम्परेचर क्या है, पीएच क्या है और दूसरे एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं ये सारे अफेक्ट करते हैं उसके डबलिंग टाइम को। अच्छा, फेजेस ऑफ ग्रोथ साइकिल। द ग्रोथ साइकिल ऑफ बैक्टीरिया हैज़ 4 मेजर फेजेस। इफ़ अ स्मॉल नंबर ऑफ बैक्टीरिया आर इनएकुलेटेड इनटू लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडियम। अगर एक बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ हमने बैक्टीरिया जो है वो हमने इनएकुलेट किए हैं न्यूट्रिएंट मीडियम के ऊपर, लिक्विड न्यूट्रिएंट के ऊपर, एंड बैक्टीरिया आर काउंटेड एट फ्रीक्वेंट इंटरवल, और बैक्टीरिया को हम काउंट करते हैं तो उसके साथ द टिपिकल फेजेस ऑफ स्टैंडर्ड ग्रोथ कैन बी डिमॉन्स्ट्रेट। मतलब उसको हम जो उसकी ग्रोथ की जो होगी ना फेजेस वो 4 होंगी। सबसे पहले है लैग फेज़, ड्यूरिंग विच विगरस मेटाबॉलिक एक्टिविटी अक्कर, जिसमें क्या है कि विगरस मतलब बहुत तेज़ी के साथ मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही होती है लेकिन सेल जो है वो डिवाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, दिस कैन लास्ट फॉर ए फ्यू मिनट्स अप टू मैनी आवर। ये चंद मिनट से चंद घंटे तक रह सकता है, मतलब डिपेंड करता है किस स्पीशीज़ में है। मतलब जिसका 20 मिनट्स डबलिंग टाइम है तो उसमें ये चंद मिनट रहेगा, जिसका घंटे हैं जैसे 18 घंटे थे तो उसमें ये चंद घंटे तक ये फेज़ रहती है। लॉग फेज़ जो है ये इसमें जो है सेल रैपिडली डिवाइड करते हैं। बीटा लैक्टम ड्रग्स सच एज पेनिसिलिन जो हैं act during this phase because the drugs are effective when cells are making पेप्टाइडोग्लाइकन। जब सेल जो है पेप्टाइडोग्लाइकन बना रहा होता है ना तो ये उस वक्त जो है वो इफेक्टिव होती है बीटा लैक्टम ड्रग्स जो हैं। ठीक है, द लॉग फेज़ इज़ आल्सो नोन एज एक्सपोनेंशियल फेज़। लॉग फेज़ को हम एक्सपोनेंशियल फेज़ भी बोलते हैं, मतलब इसमें जो है सेल जो है उनका नंबर इंक्रीज़ हो रहा होता है। थर्ड वन होती है स्टेशनरी फेज़। इसमें क्या होता है कि जब न्यूट्रिशन की कमी होना शुरू हो जाती है, न्यूट्रिएंट डिप्लीशन और टॉक्सिक प्रोडक्ट्स काजेस ग्रोथ। मतलब जो टॉक्सिक प्रोडक्ट भी होते हैं ना, डेफिनेटली जब बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो टॉक्सिन भी रिलीज़ कर रहे होते हैं, न्यूट्रिएंट भी कम हो रहे होते हैं, तो काजेस ग्रोथ टू स्लो अंडर द नंबर ऑफ द न्यू सेल्स प्रोड्यूस्ड बैलेंसेज द नंबर ऑफ द सेल्स दैट डाई। मतलब जितने सेल्स बन रहे हैं उतने ही जो है वो सेल जो है वो डाई मतलब वो मर रहे होते हैं। रिजल्ट इन अ स्टीडी स्टेट। स्टीडी स्टेट मतलब एक कांस्टेंट स्टेट आ जाती है, सेल ना बढ़ रहे हैं ना कम हो रहे हैं। सेल्स ग्रोन इन अ स्पेशल अपरेटस कॉल्ड कीमोस्टेट। एक और एक हम आप यूँ कहते हैं आर्टिफिशियल एक इनका मीडियम होता है कीमोस्टेट। उसके अंदर क्या होता है कि इनटू विच फ्रेश न्यूट्रिएंट्स आर एडेड। उसमें कंटिन्यूसली फ्रेश न्यूट्रिएंट्स ऐड होते रहते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट वहाँ से रिमूव होते रहते हैं, तो उसमें जो है स्टेशनरी फेज़ नहीं आती। कैन रिमेन इन द लॉग फेज़, वो उसमें लॉग फेज़ में ही रहेंगे। ठीक है, एंड डू नॉट एंटर द स्टेशनरी फेज़। और लास्ट फेज़ होती है फाइनल फेज़ इज़ द डेथ फेज़ विच इज़ मार्क्ड बाय द डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ द वायबल बैक्टीरिया। मतलब उसमें जो बैक्टीरिया हैं लाइव बैक्टीरिया वो उसके अंदर उसका नंबर जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। मतलब सबसे पहले हो गई लॉग, सबसे पहली फेज़ है लैग, फिर लॉग, फिर स्टेशनरी फेज़ एंड देन डेथ फेज़।
इसके बाद है ग्रोथ रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बैक्टीरिया आर फॉलोइंग, ठीक है, उसमें न्यूट्रिशन है, एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं एंड ऑक्सीजन। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें न्यूट्रिशन की तो उसके दो सोर्सेज हैं, कार्बन सोर्स एंड नाइट्रोजन सोर्स। ऑर्गेनिक कार्बन सोर्स इज़ नीडेड, ठीक है, मतलब ज़ाहिर बात है कि कार्बन तो मस्ट है, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हों या यूकैरियोट्स हों, तो यूज्ड इन बायोसिंथेटिक प्रोसेस एज वेल एज जनरेशन ऑफ द एनर्जी। जो कार्बन सोर्स है ना वो रिक्वायर्ड होता है बायोसिंथेटिक प्रोसेस के लिए और जनरेशन ऑफ द एनर्जी के लिए। इसी तरह नाइट्रोजन सोर्स जो है डेफिनेटली वो रिक्वायर्ड होता है क्योंकि वो फॉर द असेंबली ऑफ द न्यूक्लिक एसिड के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट एंड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। अब न्यूक्लिक एसिड जो है इट मीन्स कि ये डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस है, प्रोटीन एनर्जी के लिए, ठीक है, तो नाइट्रोजन सोर्स भी मस्ट होता है। अच्छा, जो इनऑर्गेनिक हमारे पास आयंस होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आयंस, उसमें इनऑर्गेनिक में आते हैं फास्फेट, सल्फेट, आयरन, मैग्नीशियम, पोटाशियम, सोडियम एंड कैल्शियम। एसेंशियल मेटाबोलाइट्स या ग्रोथ फैक्टर जो मैनी बैक्टीरिया हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू सिंथेसाइज वन और मोर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरिया ने जो है वो एक या एक से ज़्यादा मतलब जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी जो सिंथेसाइज करने की एबिलिटी है वो लूज़ कर दी है, जैसे अमाइनो एसिड्स हैं, वाइटामिन हैं और निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड NAD हैं। ठीक है, इसके बाद है एनवायरमेंटल कंडीशन कि टेम्परेचर। आप क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया जब मैंने आपको पढ़ाया था ना उसके अंदर ये टेम्परेचर बेस्ड क्लासिफिकेशन पढ़ाई थी कि डिफरेंट बैक्टीरियल स्पीशीज़ वेरी वाइडली इन देयर ऑप्टिमल टेम्परेचर रेंजेस फॉर ग्रोथ। मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया जो है ना, बैक्टीरियल स्पीशीज़, वो उनके टेम्परेचर रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। जैसे साइक्रोफाइल जो हैं ग्रो बेस्ट एट लो टेम्परेचर, ठीक है, तो उनका जो हैविंग ऑप्टिमल रेंज होती है ना वो 10 to 20 डिग्री होती है। मीज़ोफाइल मीडियम टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है, इंक्लूड ऑल ऑफ द पैथोजेनिक फॉर्म्स हैविंग एन ऑप्टिमल टेम्परेचर रेंज ऑफ 20 to 40। इस तरह थर्मोफाइल जो हैं वो 52 या वो हाई टेम्परेचर के ऊपर ग्रो करते हैं। इस तरह पीएच की अगर हम बात करें तो पीएच के बारे में न्यूट्रोफाइल जो हैं वो न्यूट्रल पीएच के ऊपर जैसे 6 to 8। एसिडोफाइल जो हैं जैसे लैक्टोबैसिलस हैं ये एसिडिक पीएच के ऊपर जैसे pH 4। एल्कैलोफाइल जो हैं ये अल्कलाइन पीएच जैसे 8 से अबव पीएच हो तो उसमें ग्रो करना ज़्यादा होती है। ठीक है, इसके बाद है एरोबिक एंड एनएरोबिक ग्रोथ। फॉर मोस्ट ऑर्गेनिज्म एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एनहांसेस मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं अगर उन्हें ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी हो तो मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ जो है वो तेज़ हो जाता है। ऑक्सीजन एक्ट्स एज द हाइड्रोजन एक्सेप्टर। हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन एक्सेप्टर के तौर पे काम करता है इन द फाइनल स्टेप्स ऑफ द एनर्जी प्रोडक्शन कैटलाइज्ड बाय, मतलब फ्लेवोप्रोटीन होती हैं, साइटोक्रोम्स होते हैं, तो उसके अंदर मतलब एक एनर्जी का एक पूरा प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीजन जो है वो अल्टीमेटली हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है। बिकॉज द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन जनरेट्स 2 टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स, कि जब हम ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं तो 2 टॉक्सिक मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं जिसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। मतलब देखें ना कि अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनेगा, और वो जो ऑक्सीजन था ना एंड फ्री रेडिकल सुपर ऑक्साइड, तो O2 जो है वो एक फ्री रेडिकल बनेगा ऑक्सीजन का। तो बैक्टीरिया रिक्वायर 2 एंजाइम टू यूटिलाइज ऑक्सीजन। अब बैक्टीरिया को ना 2 एंजाइम चाहिए होते हैं इस ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ करने के लिए, जिसमें एक जो है सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज है जो कि ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करने में हेल्प करता है। तो इससे क्या बन जाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और एक सुपर ऑक्साइड बन गया जो ऑक्सीजन का। ठीक है, एंड सेकंड जो है एंजाइम वो कैटालेज है, वो कैटालेज जो है वो अब वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की ब्रेक डाउन करेगा और वहाँ से क्या रिलीज़ करेगा, वाटर और ऑक्सीजन। द रेस्पॉन्स टू ऑक्सीजन जो है वो एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरियन फॉर क्लासिफाइंग बैक्टीरिया, ये मैंने आपको शायद पढ़ा भी चुका हूँ। एंड हैज़ ग्रेट प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस बिकॉज स्पेसिमन फ्रॉम द पेशेंट्स मस्ट बी इनक्यूबेटेड। मतलब ये है कि इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए ज़्यादा होती है कि हर एक बैक्टीरिया की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, कि जब हम पेशेंट से कोई स्पेसिमन लेते हैं तो ये डिपेंड करता है कि वो सस्पेक्टेड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा अकॉर्डिंगली हम उसको इनक्यूबेट करते हैं कि उसको हमने ऑक्सीजन के इन्वायरमेंट में कल्चर करना है या इसको एनएरोबिक इन्वायरमेंट में कल्चर करना है। ठीक है, कुछ होते हैं ऑब्लिगेट एरोब्स, ठीक है, दे रिक्वायर ऑक्सीजन, मतलब उनको ऑक्सीजन चाहिए होती है, मस्ट ज़रूर चाहिए होती है टू ग्रो बिकॉज दियर ATP जनरेटिंग सिस्टम इज़ डिपेंडेंट ऑन ऑक्सीजन एज हाइड्रोजन एक्सेप्टर। ठीक है, तो मतलब ये है कि हाइड्रोजन एक्सेप्टर तौर पे वहाँ पर ऑक्सीजन मस्ट चाहिए होती है
इसलिए उनको हम कहते हैं ऑब्लिगेट एरोब्स या फिर स्ट्रिक्ट एरोब्स भी बोल सकते हैं। इसमें आ जाते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इस तरह आ जाते हैं फैकल्टेटिव एनरोब्स, दे यूटिलाइज ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ करते हैं इफ़ इट इज़ प्रेजेंट, अगर मौजूद है। अगर मौजूद नहीं है, ठीक है, टू जनरेट टू, वो टूट गया बेटा, चलो। दे यूटिलाइज ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ करते हैं अगर मौजूद हो। टू जनरेट एनर्जी बाय रेस्पिरेशन, मतलब रेस्पिरेशन के प्रोसेस से एनर्जी जनरेट करने के लिए। बट दे कैन यूज़ द फर्मेंटेशन पाथवे टू सिंथेसाइज ATP इन द एब्सेंस ऑफ सफिशेंट ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है तो वो फर्मेंटेशन का पाथवे यूटिलाइज़ करके एनर्जी प्रोड्यूस कर लेते हैं। इसमें आ जाते हैं ई कोलाई, ठीक है, मतलब एक अगर ऑक्सीजन मौजूद है तो ग्रो कर लेंगे, अगर नहीं है तो फिर भी वो ग्रो कर सकते हैं। लेकिन जो ऑब्लिगेट एरोब्स होते हैं ना, स्ट्रिक्ट एरोब, वो ग्रो नहीं कर सकते एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। ऑब्लिगेट एनरोब मतलब स्ट्रिक्ट एनरोब, मतलब इन्हें अब ऑक्सीजन अगर मौजूद होगी तो ये ग्रो नहीं करते। दे कैन नॉट ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन बिकॉज दे लैक आइदर सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, क्योंकि आपको पता है ना ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ करने के लिए 2 एंजाइम चाहिए, या सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज चाहिए या फिर कैटालेज, या फिर दोनों ही उसमें एब्सेंट होंगे। ऑब्लिगेट एनरोब्स जो हैं वेरी इन देयर रिस्पॉन्स टू ऑक्सीजन एक्सपोजर, सम कैन सर्वाइव, कुछ हैं जो सर्वाइव कर सकते हैं लेकिन वो ग्रो नहीं कर सकते, जबकि अदर्स आर वेयर एज अदर्स आर किल्ड रैपिडली, कुछ दूसरे होते हैं जो ऑक्सीजन मौजूदगी में मर भी जाते हैं, जैसे इसमें एग्जांपल है क्लॉस्ट्रिडियम टिटैनी। अच्छा, इसके बाद है फर्मेंटेशन ऑफ द शुगर्स, ठीक है। अगर हम शुगर की फर्मेंटेशन की बात करें, इन क्लिनिकल लेबॉर्ट्री आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेवरल इंपॉर्टेंट ह्यूमन पैथोजन जो है इज़ बेस्ड ऑन, मतलब यह है कि हम माइक्रोबायोलॉजी लैब के अंदर ना बहुत सारे शुगर की फर्मेंटेशन की बेस पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिफ्रेंशिएट करते हैं, जैसे निसीरिया, गोनोरिया एंड मेनिंजाइटिस जो है ना, ठीक है, कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ फर्मेंटेशन ऑफ आइदर ग्लूकोज एंड माल्टोज। इनमें से एक जो है वो माल्टोज की फर्मेंटेशन करता है और दूसरा नहीं करता। एंड ई कोलाई कैन बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम साल्मोनेला एंड शिगेल्ला ऑन द फर्मेंटेशन ऑफ लैक्टोज, ठीक है। फर्मेंटेशन क्या होती है? द टर्म फर्मेंटेशन रेफर्स टू द ब्रेक डाउन ऑफ द शुगर। फर्मेंटेशन जो है उसको हम क्या कहते हैं, ये है ब्रेक डाउन ऑफ द शुगर, जैसे ग्लूकोज या माल्टोज की, किस चीज़ के अंदर, पायरुविक एसिड के अंदर, पायरुविक एसिड एंड देन यूजुअली टू लैक्टिक एसिड, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, ठीक है, तो इसके अंदर यह है पायरुविक एसिड जो है वो लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। मोर स्पेसिफिकली इट इज़ ब्रेक डाउन ऑफ द मोनोसेकेराइड सच है, अगर हम इसको मज़ीद स्पेसिफाई करें तो ये ब्रेक डाउन होती है मोनोसेकेराइड की, जैसे ग्लूकोज, माल्टोज एंड गैलेक्टोज। नोट दैट लैक्टोज इज़ डाइसेकेराइड, जो लैक्टोज है ना ये डाइसेकेराइड है जो कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना है। देयरफॉर मस्ट बी क्लीव्ड बाय बीटा गैलेक्टोसाइडेज इन ई कोलाई बिफोर फर्मेंटेशन के अंदर, मतलब फर्मेंटेशन से पहले लैक्टोज जो है इसकी ब्रेक डाउन होगी बीटा गैलेक्टोसाइडेज से, ठीक है, ई कोलाई के अंदर, फिर फर्मेंटेशन होगी, क्योंकि फर्मेंटेशन जो है ना याद रखिएगा ये मोनोसेकेराइड्स की होती है, जबकि लैक्टोज जो है वो डाइसेकेराइड है। फर्मेंटेशन इज़ आल्सो कॉल्ड एज ग्लाइकोलिटिक, ठीक है, साइकिल। फर्मेंटेशन को हम ग्लाइकोलिटिक साइकिल भी बोलते हैं। ग्लाइको मीन शुगर, लिटिक मीन ब्रेक डाउन, एंड दिस इज़ द प्रोसेस बाय विच फैकल्टेटिव बैक्टीरिया जनरेट एनर्जी ATP इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब इस प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है जिसमें बैक्टीरिया जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में। इफ़ ऑक्सीजन इज़ प्रेजेंट, अगर ऑक्सीजन मौजूद हो, पायरुवेट प्रोड्यूस बाय द फर्मेंटेशन एंटर द क्रेब्स साइकिल, तो वो क्रेब्स साइकिल में दाखिल हो जाता है, जिसे हम ऑक्सीडेशन साइकिल, ट्राइकार्बोक्सिलिक साइकिल या TCA साइकिल बोलते हैं। एंड इज़ मेटाबलाइज टू 2 फाइनल प्रोडक्ट्स, ठीक है, पायरुवेट जो है फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्रेब्स साइकिल जो है जनरेट्स मच मोर ATP दैन द ग्लाइकोलिटिक साइकिल, जो क्रेब्स साइकिल है ना वो ATP की निस्बत ज़्यादा वो ज़्यादा ATP प्रोड्यूस करता है ग्लाइकोलिटिक साइकिल के मुकाबले में। इसीलिए फैकल्टेटिव बैक्टीरिया ग्रो फास्टर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो फैकल्टेटिव बैक्टीरिया है ना, ठीक है, वो फास्ट ग्रो करते हैं क्योंकि वहाँ पर एनर्जी उनको ज़्यादा मिल रही होती है। फैकल्टेटिव एंड एनरोबिक बैक्टीरिया फर्मेंट, ठीक है, फैकल्टेटिव और एनरोबिक बैक्टीरिया जो है वो फर्मेंटेशन करते हैं, बट एरोब्स विच कैन ग्रो ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन डू नॉट, ठीक है। अगर जो एरोब्स होते हैं ना जो ऑक्सीजन मौजूदगी में ग्रो करते हैं वो फर्मेंटेशन नहीं कर सकते। एरोब्स सच एज सूडोमोनास आरिजिनोसा प्रोड्यूस मेटाबोलाइट दैट एंटर द क्रेब्स साइकिल, वो मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि क्रेब्स साइकिल में दाखिल हो जाएंगे, ठीक है, फर्मेंटेशन की बजाय।
सच एज डीअमाइनेशन ऑफ द अमाइनो एसिड। तो वहाँ पर जो है वो अमाइनो एसिड्स की डीअमाइनेशन मतलब अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप जो है वो रिमूव होता है। बेसिकली ये सारी चीज़ें जो है ना ये बायोकेमिस्ट्री के अंदर, अगर आप लोगों की शायद बायोकेमिस्ट्री अभी नहीं होगी तो ये बायोकेमिस्ट्री के अंदर चीज़ें बहुत सारी क्लियर हो जाती है कि फर्मेंटेशन क्या है, किसके अंदर होती है, कैसे होती है, किस किस कंडीशन में होती है। ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंस क्या है? फर्मेंटेशन टेस्ट परफॉर्म इन द क्लिनिकल लेबॉर्ट्री द प्रोडक्शन ऑफ पायरुवेट एंड लैक्टेट टर्न द मीडियम। वो जो मीडियम होता है ना एसिडिक या बेसिक, उसको कलर चेंज कर देते हैं। विच कैन बी डिटेक्टेड बाय पीएच इंडिकेटर दैट चेंजेस द कलर अपॉन चेंज इन पीएच, जो कि इसका कलर जो है वो चेंज कर देगा जब पीएच चेंज होगी। फॉर एग्जांपल इफ़ अ शुगर इज़ फर्मेंटेड इन द प्रेजेंस ऑफ फिनोल रेड, अगर एक शुगर जो है वो फर्मेंट हुई है, ठीक है, फिनोल रेड एक इंडिकेटर होता है, उसकी मौजूदगी में द पीएच बिकम्स एसिडिक। ठीक है, जो पीएच जो है वो एसिडिक हो जाएगी और मीडियम जो है वो उसका कलर जो है वो रेड से येलो हो जाएगा। ठीक है। इफ़ शुगर इज़ नॉट फर्मेंटेड, अगर शुगर फर्मेंट नहीं हुई तो एसिड प्रोड्यूस नहीं होगा। जब एसिड प्रोड्यूस नहीं होगा तो फिनोल रेड जो है वो रेड ही रहेगा। इसके बाद है एक आयरन मेटाबॉलिज्म। आयरन जो है इन द फॉर्म ऑफ फेरिक इज़ रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। आयरन जो है वो फेरिक की फॉर्म में रिक्वायर्ड होता है बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए, बिकॉज इट इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द साइटोक्रोम्स, क्योंकि फेरिक फॉर्म में ना ये साइटोक्रोम का एसेंशियल कंपोनेंट है और दूसरे एंजाइम का। ठीक है। द अमाउंट ऑफ आयरन अवेलेबल फॉर पैथोजेनिक बैक्टीरिया इन द ह्यूमन बॉडी इज़ वेरी लो। ह्यूमन के अंदर पैथोजेनिक बैक्टीरिया के लिए जो आयरन मौजूद होती है वो बहुत कम होती है, बिकॉज द आयरन इज़ सीक्वेस्टेड इन आयरन बाइंडिंग प्रोटीन। सच मतलब जो आयरन जो है ना वो आयरन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ होता है, जैसे ट्रांसफरीन है ना, तो उसका फ्री आयरन नहीं होता। टू ऑब्टेन आयरन फॉर देयर ग्रोथ, बैक्टीरिया जो है प्रोड्यूस करते हैं आयरन बाइंडिंग कंपाउंड्स, उन्हें हम कहते हैं सिड्रोफोर्स। अब सिड्रोफोर्स क्या करते हैं? सिड्रोफोर्स सच एज एंटीरोबैक्टिन जो हैं प्रोड्यूस बाय इकोलाई आर सिक्रेटेड बाय द बैक्टीरिया कैप्चर आयरन बाय चिलेटिंग इट, वो उसके साथ अटैच होंगे, देन अटैच टू स्पेसिफिक रिसेप्टर, फिर वो ऑन द बैक्टीरियल सरफेस के ऊपर ये जो आयरन होगा उनकी सरफेस के साथ अटैच हो जाएगा एंड आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड इनटू द सेल, और फ़ौरन ही वो सेल के अंदर दाखिल हो जाएगा, वेयर आयरन बिकम्स अवेलेबल फॉर द यूज़। तो फिर जिस बैक्टीरिया ने जिस सेल को ऑक्यूपाई किया होगा तो उसके ऊपर जाकर अटैच होगा, वहाँ पर आयरन को अंदर ले जाएगा, फिर उसको यूटिलाइज़ करेगा। तो फैक्ट दैट बैक्टीरिया हैव सच ए कम्प्लेक्स एंड स्पेसिफिक मैकेनिज्म फॉर ऑब्टेनिंग आयरन टेस्टिफाइज, मतलब इतना इंपॉर्टेंट इतना कम्प्लेक्स मैकेनिज्म है तो ये बताता है कि आयरन कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब उसने अब स्पेसिफिक किस्म की प्रोटीन्स बना ली हैं सिड्रोफोर, ताकि उस आयरन को यूटिलाइज़ कर सके। यहाँ पर जो है हमारा जो है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया जो है वो हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया बच्चों। ठीक है, आप लोग इसको पढ़िएगा, अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे पूछिएगा। ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।